हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इसके पहले हम लोग ने वेक्टर के 6 लेक्चर देख रखी हैं, जहां पे हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऐसे कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब बचा है वेक्टर प्रोडक्ट पर डिस्कशन करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पर बातें करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पर बातें शुरू करें, जो कि हम लोग का थर्ड अरिथमेटिक सेक्शन है, उसके ठीक पहले हम लोग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर वेक्टर प्रोडक्ट पर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पर बातें शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग ने क्या सीखा था? हमने सीखा था भाई, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को हम लोग रिजोल्यूशन के साथ साथ एक और नाम भी देते हैं, वो है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। इसी का एक और नाम है रीसॉल्विंग। री मतलब फिर से सॉल्व करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब अगर ये एक वेक्टर इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है और मुझे इस वेक्टर का इफेक्ट देखना है कि अलोंग एक्स कितना है और अलोंग वाई कितना है, अगर ऐसा कुछ इफेक्ट हम लोग को देखना है तो यहां पर पहले तो एक एंगल बनाया जाता है बच्चों। सबसे पहली बात, ये एंगल ऑब्टेन किया जाता है, ये एंगल बता दिया जाता है, क्योंकि अगर वेक्टर पता है तो हम लोग को उसका वैल्यू भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। तो इस तरफ मतलब अलोंग एक्स कितना इफेक्ट है इसका, a cos थीटा, और अलोंग y कितना होता है ये a sin थीटा। ये हम लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया था, कैसे समझा था? हम लोगों ने समझा था कि अगर ये एक हाइपोटेनियस है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये बेस बनता हुआ, ये परपेंडिकुलर बनता हुआ। हमें पता है कि बेस होता है हाइपोटेनियस cos और परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस sin। तो अगर ये a है तो ये है a cos और ये है a sin, राइट? एक बार और बात कर लें, अगर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अगर ये लंबाई है a और ये एंगल है थीटा, तो ax की वैल्यू होती है a cos और ये वाली होती है a sin। हम लोग जनरली a sin इसे बोलते हैं और इसे ही हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे भी रख सकते हैं, राइट? और मैं बता दूं बाय द वे, ये जो वेक्टर है ये एक ही प्लेन पर है, मतलब xy प्लेन पर है। जब कभी वेक्टर एक स्पेस में होता है ना, मतलब लेट्स से इस रूम में तुम इस रूम के डायगोनल को देखो, तो जब डायगोनल को देखते हो और देखा जाए तो ये वाली एक्सिस को अगर हम लोग x बोल दें, मतलब एक जो लेंथ होता है उसे x बोल दें, जो ब्रेथ होता है उसे अगर हम लोग z बोल दें और हाइट को अगर y बोल दें, तो वो जो डायगोनल है वो लेंथ के संग भी एक एंगल बना रहा होता है ना, अलोंग x भी एक एंगल बना रहा होता है, x के साथ भी, वो y के साथ भी एक एंगल बना रहा होता है और z के साथ भी एक एंगल बना रहा होता है। ये वेक्टर स्पेस में है, ये एक प्लेन पर नहीं है। हम लोग इस तरह के वेक्टर पर डिस्कशन आगे चल के करने वाले हैं। कब करेंगे? जब हम लोग प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीख चुके होंगे। ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तब के लिए सीख रहे हैं जब वेक्टर एक ही प्लेन में था। जब एक प्लेन में होता है तो a cos और a sin इस तरह रिजॉल्व होता है। सिंपल बोलो तो जिधर एंगल बन रहा है वो वाला cos और जिधर एंगल नहीं बन रहा है वो वाला sin, गिवन दैट ये दोनों जो एक्सिस है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, इन पर बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं और एक प्रॉब्लम के साथ देख लेते हैं। Resolve a force 10 Newton along x and y axis where this force vector is making an angle of 60 degree from negative x axis towards negative y axis. ठीक है भाई, where this force vector is making an angle of 60 degree from negative x towards negative y, मतलब यहां पर है नेगेटिव x के साथ बन रहा है 60 डिग्री का एंगल और नेगेटिव y और x के बीच में, मतलब ये लाइन जो लिख रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव y। देखो दो पॉसिबिलिटी थी, एक इधर बनने का 60 डिग्री बनने का चांस था और एक नीचे बनने का चांस था। ये जो सेकंड वाला बोल रहा है ना टुवर्ड्स नेगेटिव y, मतलब नीचे वाले इस थर्ड कोऑर्डिनेट में है मेरा वेक्टर। ठीक है, कहा जा रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग x एंड y रिजॉल्व करना है विद दिस फोर्स वेक्टर इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x। तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, राइट? जिसमें से बोला गया टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस है वो, तो मतलब ये वाला फोर्स हम लोग को लेना है, ये वाले को नहीं लेना है। तो बच्चों अगर ये 10 है तो इस तरफ कितना होगा, इस तरफ होगा 10 cos 60 और जिधर एंगल नहीं बन रहा उसे कहेंगे 10 sin 60, राइट? हम लोग समझते हैं कि रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ कितना इफेक्ट दे रहा है, वो है 10 cos 60। ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ कितना इफेक्ट दे रहा है, वो है 10 sin 60। तो हमें पता है cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये 10 इंटू हाफ हो जाएगा, मतलब 5 इस तरफ, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इधर, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, और ये होता है 10 इंटू √3/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 5√3 नीचे की तरफ।
तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और इस तरफ इफेक्ट दे रहा है। ये है 5 न्यूटन का और ये है 5√3 न्यूटन का, राइट। तो बच्चों अब शुरू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बातें करना, ठीक है। देखो, दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा रिजल्ट अगर एक स्केलर आता है, हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे अगर वापस एक वेक्टर रिजल्ट आता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर, लेट से मैं बोलता हूं एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरी वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरा रिजल्ट एक स्केलर आता है, लेट से कोई सी, अभी सी की वैल्यू क्या होगी, क्या और इसके बारे में जानकारी जाननी है वो हम लोग बात करेंगे, और जानकारी जो भी है लेंगे। पर अभी अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट एक स्केलर आता है, हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और एक और तरीका मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स में, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे वापस एक वेक्टर रिजल्ट दे, और हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इस सी की वैल्यू क्या होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताना है। यहां पे बस सी की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर जो ये प्रोडक्ट मिला ये एक स्केलर है, यहां पर जो प्रोडक्ट मिला वो एक वेक्टर है, इसीलिए नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। बाय द वे, हम लोग इसका एक और नाम रखते हैं डॉट प्रोडक्ट, और यहां रखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे मेरे को रिजल्ट स्केलर चाहिए होता है, हम लोग यहां पे एक सिंबल जो यूज करते हैं वो सिंबल एक डॉट होता है, और यहां पे जो सिंबल यूज होता है वो एक क्रॉस होता है। इसी के आधार पर इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, और इसी के आधार पर बच्चों इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस डॉट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, उन सब पर बातें करना बाकी है अभी। बट अभी के लिए जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिले, हम लोग कहते हैं इस मल्टीप्लिकेशन मेथड को स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे हमें अगर रिजल्ट एक वेक्टर मिले तो हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात जरूर ध्यान रखना है बच्चों, एक नोट की तरह रख लो, ये जो हम लोग जो भी सीख रहे हैं ये सिर्फ तब के लिए पॉसिबल है जब दोनों के दोनों वेक्टर्स हो, दोनों के दोनों वेक्टर्स हो। भले मेरा रिजल्ट यहां पे स्केलर आए, भले मेरा रिजल्ट वहां पे वेक्टर आए, पर ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, डॉट हो रहे हैं या फिर क्रॉस हो रहे हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों में दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में दोनों वेक्टर होने चाहिए। ये सिर्फ तभी के लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर वेक्टर्स। ये जो चीजें हैं ये डिफाइंड ओनली फॉर वेक्टर्स, बोथ ऑफ देम शुड बी वेक्टर्स। मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं ये मान लो 3 है डॉट ए लिख दूं मैं ऐसे, ये मीनिंगलेस है, या मैं 3 क्रॉस ए लिख दूं, ये भी मीनिंगलेस है। मतलब दोनों को वेक्टर होना पड़ेगा, एक स्केलर और एक वेक्टर से बात नहीं बनने वाला, हाँ या ना। मेरा बात समझ में आ रहा है भाई सबको, क्लियर है अभी तक। तो ये हुआ। अब हम लोग ने यहां पे क्या रख के रखा है, हम लोग ने यहां पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रख के रखा है बच्चों। जब भी मैं कहता हूं ना ए डॉट बी, इस डॉट का मीनिंग होता है, इस डॉट ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस साइन एक ऑपरेटर है, प्लस साइन का एक मीनिंग है। मैं लिखता हूं अगर 3 + 2, या मैं लिखता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो भी है, ये वेक्टर्स, ये जो प्लस सिंबल है ना, इसका एक मीनिंग है। प्लस बोलते हुए दिमाग में कुछ आता है, क्या आता है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है ना। ये प्लस एक ऑपरेटर है जो हम लोग को एक मीनिंग देता है कि 3 + 2 मतलब 3 कदम चलना है, फिर 2 कदम चलना मतलब 5 कदम चले। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब दोनों के मिला इफेक्ट्स को मिलाकर देखना है कि इफेक्ट क्या जनरेट हो रहा है। कैसे करते नहीं करते वो सीख चुके हैं। अब अगर हम लोग एक नए तरह के ऑपरेटर देख रहे हैं, जैसे डॉट, जैसे भी हम लोग देख रहे हैं डॉट, मैं लिखता हूं ए डॉट बी। इस डॉट ऑपरेटर का मतलब होता है मुझे क्या करना है, दो में से एक वेक्टर का या फिर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है और मल्टीप्लाई करना है इसे कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। सीधा साधा मैथमेटिकल मीनिंग तो इतना ही है। ए डॉट बी का मतलब होता है पहले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वेक्टर की वैल्यू इंटू इनके बीच में जो भी एंगल बन रही है उसका कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, फिजिकल मीनिंग की बात करें, अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ए डॉट बी को हम लोग कुछ इस तरह सोच सकते हैं कि पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट, अच्छा ए कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ए कॉस थीटा क्या है, अगर हम लोग बोलते हैं ए और बी के बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, बात समझना,
ए और बी के बीच में कोई अगर एंगल बन रहा है थीटा, तो ए कॉस थीटा हुआ ए का कंपोनेंट बी की तरफ। यहां पे देखो, अगर ये बी है, ये ए है और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इस ए का कितना कंपोनेंट है बी की तरफ? ए कॉस थीटा, है ना। ये वैल्यू है, मॉड मतलब वैल्यू की बात हो रही है। तो ए कॉस थीटा इंटू बी, ये क्रॉस नहीं है, इंटू है बच्चों, यही है ए डॉट बी। मतलब क्या है ए डॉट बी का? दो में से एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की तरफ इंटू दूसरा वेक्टर जो भी है वो। दो में से एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की तरफ इंटू दूसरा वाला वेक्टर। सिंपल, ए कॉस थीटा इंटू बी, और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल मीनिंग हो गया ए डॉट बी का। ठीक है, ये मीनिंग हो गया ए डॉट बी का। या फिर बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या होता है भाई? दो में से एक वेक्टर। अब तुम चाहो ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर ये वेक्टर बी है तो इसका कंपोनेंट कितना गिर रहा है ए पर, तो हम लोग लिखते हैं उसे बी कॉस थीटा। अरे ए का कंपोनेंट बी पर अगर है ए कॉस थीटा, तो बी का कंपोनेंट भी ए पर है बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा इंटू ए। अब ए कॉस थीटा इंटू बी करो या बी कॉस थीटा इंटू ए करो, अल्टीमेटली ए बी कॉस थीटा ही रहेगा, वैल्यू वही रहने वाला है। मैं फिजिकली बात कर रहा हूं भले कि एक का कंपोनेंट दूसरे पर इंटू दूसरा, अब वो पहला ए है या पहला बी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली किसी एक का कंपोनेंट दूसरे पर इंटू दूसरा वाला वेक्टर इज ए डॉट बी। यहां पर हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं रिजल्ट में सिर्फ वैल्यू आ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है बच्चों, सिर्फ वैल्यू आ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है, इसीलिए हम इसका नाम रखें स्केलर प्रोडक्ट। और सिंबल यूज होता है डॉट, बोल के नाम है डॉट प्रोडक्ट। मैं इस पर अभी बात करने वाला हूं, अभी आगे मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। अभी मैं इसे सेकंड फेज में बात करूंगा, मतलब हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे फिर वेक्टर प्रोडक्ट खत्म करेंगे। फिर भी एक रफ आइडिया मैं बता दूं, यहां पे दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है बच्चों, यहां पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बताया जा रहा है, वो दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं बोर्ड पर। जब कभी मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा बच्चों, इसका मतलब होता है पहले वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू साइन ऑफ द एंगल। अगर यहां पे कॉस थीटा होता है तो वहां पे साइन थीटा होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर का एक मीनिंग होता है, माइनस ऑपरेटर का एक मीनिंग होता है, डिवाइड ऑपरेटर का मीनिंग होता है ना। तो वेक्टर्स में डॉट ऑपरेटर का मीनिंग कुछ ऐसा है, क्रॉस ऑपरेटर का मीनिंग कुछ ऐसा है। क्या करना है, यहां पे मीनिंग था कि दो में से किसी एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट इंटू दूसरा वेक्टर, यही है ए डॉट बी। ए डॉट बी फिजिकली जब भी तुमको सोचना है, मतलब क्या करने बोल रहा है ए डॉट बी, मतलब अच्छा दो में से, उन दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट बी की तरफ निकालो, इंटू बी कर दो, मतलब ए कॉस थीटा इंटू बी। फिजिकल मीनिंग ये हुआ, फॉर्मुला वाइज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, खत्म। ए क्रॉस बी का फिजिकल मीनिंग अब क्या है, देखो भाई ए साइन थीटा अगर देखा जाए तो ए साइन थीटा क्या हुआ, बी के संग परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इंटू बी। जैसे ए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है, ए साइन थीटा मतलब क्या हुआ, बी के संग जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, इंटू यहां पर बच्चों एक एन कैप लगाया जाता है। इस एन कैप के बारे में बाद में बात करने वाले हैं। इसका नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी करने पर जो डायरेक्शन आता है मेरे रिजल्ट का, वो होता है नॉर्मल किसके, ए और बी दोनों के, या बोल सकते हो ए और बी के प्लेन के नॉर्मल आता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट में मेरे आंसर में डायरेक्शन भी है, स्केलर प्रोडक्ट में मेरे आंसर में डायरेक्शन की बातें नहीं थी। तो बच्चों जब भी तुम्हें डॉट दिखता है दो वेक्टर के बीच में, तुम्हें क्या करना है, दोनों वेक्टर की वैल्यूज को लेनी है, उनके बीच जो भी एंगल बन रहा है उसका कॉस लगा देना है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर की वैल्यूज लेने हैं, इंटू साइन थीटा करना है और उनमें डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन होगा दोनों के परपेंडिकुलर। ये कैसे मिलता है डायरेक्शन, एक रूल है, एक नियम है, वो नियम है राइट हैंड थंब रूल। वो नियम है राइट हैंड थंब रूल। हम लोग इन सब पर डिटेल करेंगे अलग से, अभी नहीं करेंगे, बस एक हल्का फुल्का मैं व्यू दे के छोड़ रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल। अभी राइट हैंड थंब रूल क्या है, कैसे आया, मैं एक बार बता दूं। मैं अगर ए पर हाथ रखता हूं, बी की तरफ मेरी उंगली घूमती है, तब थंब जिस तरफ पॉइंट करता है उस तरफ ही मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, या उस तरफ ही मेरी एन कैप का डायरेक्शन होता है। कैप मतलब होता है वैल्यू यूनिट, नॉर्मल एन फॉर नॉर्मल, परपेंडिकुलर। वेक्टर बिरादरी है ना, बिरादरी वेक्टर, क्वांटिटी में डायरेक्शन है।
मैं इस पर डिटेलिंग अभी नहीं करूंगा, मैं वेक्टर प्रोडक्ट पर डिटेलिंग सेकंड फेज में करता हूं, मैं अगले वीडियो में करूंगा। अभी तुम लोग इस वीडियो में सिर्फ इस पर बात करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट पर, जिसमें सिर्फ वैल्यू की बात होती है। इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। मैंने डायग्रामेटिक एक और प्रेजेंटेशन देकर रखा है, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स ने, ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा है, मैंने दिखाया कि भाई ये जो प्लेन है ए और बी, इसके परपेंडिकुलर में काम करता है ए क्रॉस बी, ठीक है। 3D व्यू मैंने ट्राई किया था। अगर ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आता है। मैं इस पर बाद में बात करता हूं, ये टॉपिक टू बी डिस्कस्ड है, ये टॉपिक टू बी डिस्कस्ड है, टू बी डिस्कस्ड, टू बी कंटिन्यूड लिख देते हैं, ठीक है। अभी अपना टॉपिक अगर ये ए है तो ए का कितना कॉम्पोनेंट बी की तरफ काम कर रहा है ये देखा जाए तो ये है ए कॉस थीटा इंटू बी। जब भी हमें ऐसा करना है कि दो वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन करना है, बट क्या मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वेक्टर का या पहले वेक्टर का दूसरे की तरफ क्या कंपोनेंट गिर रहा है उससे दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बस अगर कहीं पे लिखता हूं ना a डॉट बी, मतलब मेरा इंटेंशन है कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर along second into second वेक्टर, ठीक है बच्चों। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है? नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को मैंने एक बार और ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, मुझे नहीं पता लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है प्रॉपर्ली, थोड़े फॉन्ट छोटे हो गए हैं। The product of the magnitude of the two vectors A and B and the cosine of their included angle। मतलब जब कभी कहीं पर A डॉट B लिखा रहे, इसका मतलब फिर से वही बात जो मैंने बताया, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू कॉस ऑफ द एंगल, ये हो गया फॉर्मूला। A डॉट B इज AB cos थीटा, ठीक है। ओके, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, वर्क पर बातें करना शुरू की। भाई वर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे बताता है वो मुझे सिर्फ वैल्यू की बात करनी होती है, बट ये बनता किससे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से, ठीक है। हम लोग अभी तक जब बचपन में पढ़ते थे क्लास 10 तक में, तब हम लोग जनरली वर्क की जब बात करते थे, जनरली मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, तब हम लोग फोर्स जिस तरफ काम कर रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। तो बोल के मेरा आंसर होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और शायद कुछ लोगों को पता होगा वर्क का डेफिनेशन तब हम लोग पढ़ते भी थे, कुछ किताबों में क्लियरली लिखा होता था F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एक्चुअली में तुम्हें उस समय भी F डॉट डी ही पढ़ाया गया था, बट कोई इस एफ डी कॉस को F डॉट डी लिखा नहीं था। कहा जाता है वर्क का जनरल डेफिनेशन है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब जैसे ये एक बंदा है, ये इस अपने बच्चे को जिसको भी खींच के लेके जा रहा है और ये यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स दे रहा है इस तरफ, ठीक है। तो भाई अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स दे रहा है इस तरफ और लिखते हैं थोड़ा ठीक से, 50 न्यूटन फोर्स दे रहा है इस तरफ और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो इस 50 से कितना कॉम्पोनेंट इस तरफ काम कर रहा है बच्चों, 50 इंटू कॉस 30, ये हो गया कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इंटू 30। कितना हो रहा है बच्चों ये 50 इंटू 30 कितना हुआ 1,500 अदर 20 आ गया। कॉस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 750 √3 जूल्स। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल्स होता है, ठीक है। अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन्स, तो इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है सिर्फ वही मूवमेंट करवा रहा है, फोर्स का ये कंपोनेंट मूवमेंट नहीं करवा रहा है। मतलब हम लोग को जरूरत पड़ा लाइफ में ये समझने का कि फोर्स का क्या कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है और उनको प्रोडक्ट करना था। मतलब ऐसा कोई नीड पड़ा, हम लोग एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे थे, मान लो वर्क को डिफाइन इस तरह करना था कि फोर्स का वो हिस्सा जिसके वजह से मोशन हो रहा है उसी को कंसिडर किया जाए। तो मतलब हम लोग को वो कंपोनेंट देखना जो डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहा था, है ना। इनटू कितना देर तक वो काम किया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करवा पाया, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क को डिफाइन करना था इस तरह। तो हम लोग बार बार लिखते थे ऐसे 50 cos 30 या 50 cos 60 या 50 cos 80 या कुछ भी ऐसे करते थे। फिर हम लोग ने बोला क्यों 50 cos 30 ऐसे करना बार बार, क्यों F इंटू कॉस थीटा इंटू डी लिखना, क्यों ना शॉर्ट में अपने फटाफट एक डॉट प्रोडक्ट बोल के डिफाइन कर दें और इस डॉट का मतलब सबको समझा दिया जाए
कि इस डॉट का मतलब होता है दोनों वेक्टर की वैल्यूज लो और उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसे कॉस कर दो, और इसे करने के बाद तुम्हें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, क्योंकि वर्क के बारे में ना मैं डिटेल में जब बताऊंगा मैं बताऊंगा कि वर्क डन बाय अ फोर्स ये समझाता है कि वो पर्टिकुलर फोर्स उस होने वाले मोशन को कितना सपोर्ट या कितना अपोज कर रहा था। अगर तगड़े रूप में सपोर्ट कर रहा था तो तगड़ा फोर्स होगा, तगड़ा वर्क होने वाला है, तगड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो पर्टिकुलर फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट को तो सपोर्ट नहीं कर रहा था तो छोटा सा वर्क आना चाहिए, है ना, तो छोटा सा ही फोर्स होगा बोल के शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, एंड सो ऑन। मैं वर्क को लेकर और डिटेल करता हूं जब मैं वर्क एनर्जी पार्ट बताता हूं, बट फिलहाल ये चीज एफडी कॉस थीटा बार बार काम में लग रहा था, तो लोगों ने बोला क्यों ना डॉट ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दिया जाए। उस डॉट का मतलब है एफ, मतलब दोनों वेक्टर की वैल्यू इनटू कॉस ऑफ द एंगल। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? Thus work is an example of scalar product of two vectors, मतलब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने पर, यहां पे हर जगह वेक्टर सिंबल देना था मुझे, पर अब यहां पे ये स्केलर है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे मेरा रिजल्ट जो आ रहा है वो एक स्केलर आ रहा है। ये इसका एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल है। ठीक है, तो भाई एक, ठीक है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स F ऑन अ बॉडी इज W इज इक्वल्स टू F डॉट S, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पर बात करने के पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बेसिक बात बता देना चाहता हूं। पहले कुछ बेसिक बातें बात कर लेते हैं, फिर अपने न्यूमेरिकल पर आते हैं। इट इज ऑलवेज अ स्केलर विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट एंड नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। मैं बता दूं, अगर A डॉट B करते हैं तो अपने को पता है रिजल्ट आता है क्या, दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, और हमें पता है इस cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता अगर थीटा है लेस देन 90, और ये नेगेटिव होगा अगर थीटा का वैल्यू है मोर देन 90, और 180 से तो कमी होगा, यहां पे थीटा होना था अंदर में, है ना। हमें पता है कि ऑब्ट्यूज cos 120 डिग्री, cos 150 डिग्री नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बेसिक मैथ्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उन्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स की आइडिया लेनी पड़ेगी, थोड़ा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। cos लेस देन 90 में पॉजिटिव होता है, मोर देन 90 में नेगेटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज A डॉट B लिखें या B डॉट A लिखें, बात बराबर है, और इसे ही AB cos थीटा लिख सकते हैं। A डॉट B हो या B डॉट A की बात है। डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब मैं इसे तोड़कर दिखा सकता हूं। मैं अगर A डॉट B प्लस C करूं, या तो मैं B प्लस C करके फिर इसे डॉट करूं, मतलब A डॉट मेरा जो भी रिजल्टेंट आता है B प्लस C का मैं ये करूं, या फिर मैं A डॉट B प्लस A डॉट C करूं, दोनों में जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो सेम आएगा। ठीक है, हम लोग इसके एप्लीकेशन देखते हैं न्यूमेरिकल में, अभी इस तरह बात करके फायदा नहीं है, ये सारे नोट्स हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब क्या होता है, मैं अगर बोल रहा हूं एक वेक्टर है A, फिर डॉट करते हैं A, इसका मतलब होता है पहले वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि A का A के संग कितना एंगल बनेगा, 0 ही तो बनेगा, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, वही मैंने यहां पर बता के रखा है। ठीक है, The scalar product of two vectors will be maximum when theta is 0। मुझे पता है दो वेक्टर का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तब वैल्यू होता है AB cos, और मुझे पता है cos का मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम होता है +1, और +1 कब हो रहा है ऐसा, जब थीटा क्या है 0 डिग्री। भाई A डॉट B मैक्सिमम कब होगा, A और B की अगर वैल्यू पता है हम लोग को, जब थीटा ऐसा कुछ हो कि cos थीटा मैक्सिमम हो जाए, और ऐसा कब होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज 90। 180 में तो माइनस में चला जाता है, माइनस का अपना अलग मीनिंग है। मैं बोलता हूं कि अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो ऑब्वियसली जो वेक्टर है दूसरे दो में से, दोनों वेक्टर में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर को ऑब्वियसली अपोज कर रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसा कुछ सेंस आता है वहां पर अगर थीटा 90 हो तो कितना हो जाएगा, A डॉट B, AB cos 90 होता है 0, तो A और B अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो A डॉट B की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगा 0, राइट। तो यहीं से एक बहुत काम का बात आता है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसे अपने बहुत काम में लेने वाले हैं आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वही लिखा गया ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, राइट। अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखनी है। जब भी मैं दो यूनिट वेक्टर को डॉट करता हूं,
मुझे पता है डॉट का मतलब क्या होता है, पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू इसके बीच में जो एंगल बना है उसका कॉस। मुझे पता है कि n और n दोनों मतलब दोनों वेक्टर एक्चुअली सेम ही है, तो दोनों के बीच में तो एंगल 0 बनता है। अरे a का a से 0 बनेगा, b का b से 0 बनेगा, तो n कैप डॉट n कैप क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। n कैप डॉट n कैप क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। ये बात समझ में आ रही है भाई? हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान भी ना ज्यादातर बातें की थी वो फॉर्मूला वाले पर, आर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। हम लोग ने आई कैप जे कैप पे ज्यादा बातें नहीं की है। मैं फिर से बताना चाहता हूं आई कैप जे कैप पे कैसे बातें की जाती है। देखो बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर है, लेट्स से कोई ए मैग्नीट्यूड का इस तरफ कोई एंगल थीटा बनाकर, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये थीटा एंगल पर ए वेक्टर है, इसकी लंबाई ए है और ये थीटा एंगल पर एक्स के साथ। या मैं बोल सकता हूं एक्स की तरफ कितना है, ये ए कॉस, और वाई की तरफ कितना है, ये ए साइन। और हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया था कि जब भी कोई भी चीज अलोंग एक्स हो, मैंने एकदम पहले वीडियोस में बताया था, पहले दूसरे वीडियो में भी, कि अलोंग एक्स को अपने आई कैप बोलते हैं, अलोंग वाई को अपने जे कैप बोलते हैं, और अलोंग जेड को अपने के कैप बोलते हैं। तो अगर ये आई कैप है बच्चों, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में कहते हैं माइनस आई कैप, इसे कहते हैं अपने प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, और अगर बाहर के है तो पीछे को कहते हैं माइनस के कैप। तो बच्चों आई कैप जे कैप का इस्तेमाल यहां पर कैसे हो रहा है, मैं अगर लिखता हूं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, तो ये भी बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं कहता हूं वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं ए कॉस आई कैप प्लस ए साइन जे कैप। मतलब मैं अगर यहां से यहां पहुंचा, मैं बोल सकता हूं मैं ऐसे नहीं गया, मैं इधर गया पहले, फिर मैं ऊपर गया इधर। मतलब मैं ए कॉस थीटा अलोंग एक्स गया, फिर मैं ए साइन थीटा अलोंग वाई गया। अभी ए कॉस और ए साइन ना एक वैल्यूज होंगे, मुझे ए की एक वैल्यू पता होगी, थीटा की एक वैल्यू पता होगी, तो ए कॉस एक वैल्यू आएगा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं, लेट्स से मैं अगर बोलता हूं कि वेक्टर है वेक्टर ए 3i प्लस 4j, इसका मतलब होता है बच्चों मैं 3 अलोंग एक्स गया पहले, फिर 4 अलोंग वाई गया, है ना। मैं अल्टीमेटली कहां से कहां पहुंचा, मैं यहां से यहां पहुंचा। और अपने चाहे तो ये लेंथ निकाल सकते हैं, क्या होगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है। बात समझ आ रही है भाई? 3i प्लस 4j का मतलब क्या हुआ, मैं 3 इधर गया फिर 4 इधर गया। तो आई होप सबको पता है कि आई कैप जे कैप इस्तेमाल हम लोग करते हैं, काम में आती है। और आई कैप जे का मतलब क्या होता है, आई कैप एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स, जे कैप है अलोंग वाई और के कैप अलोंग जेड। माइनस आई मतलब नेगेटिव एक्स, माइनस जे मतलब नेगेटिव वाई और माइनस के मतलब नेगेटिव जेड। जब मैं कहता हूं 3 आई कैप मतलब 3 मैग्नीट्यूड है, और आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। मैं बोलता हूं मैंने 3 आई कैप मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं 3 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स मूव कर रहा हूं। मैं कहता हूं -3 आई कैप मतलब 3 मीटर पर सेकंड में नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा हूं, एंड सो ऑन। ठीक है, ग्रेट। मैं बोलता हूं बच्चों आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सबका मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं पहले वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू, दोनों ही तो 1 1 है, इंटू इनके बीच में क्या बन रहा है एंगल cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 होगा। आई कैप आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब में वही होगा। तो सिमिलर को डॉट जब भी करते हैं ना बच्चों, तो सिमिलर को डॉट करते हैं और सिमिलर यूनिट वेक्टर को जब भी डॉट करते हैं तब आंसर 1 ही आता है। आई कैप आई, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, सबकी वैल्यू 1 आ रही है। एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू भी 1 आ रही है ना। पर मैं अगर आई डॉट जे करता है, मुझे पता है कि आई और जे मतलब आई अलोंग अगर एक्स है और जे अलोंग वाई है, इनमें आपस में एंगल बनता है 90 डिग्री। और मैं जब डॉट करता हूं तो मैं पहले वाले वेक्टर की इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू cos 90 करता हूं। मुझे पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। मुझे पता है कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब में आपस में आई और जे, जे के में, के आई में, सब में 90 डिग्री एंगल बन रही है। तो cos 90 की वजह से क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। तो एकदम याद कर लो, सिमिलर डॉट विल गिव यू 1, डिसिमिलर डॉट विल गिव यू 0। डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में जब सेम तरह की चीजें डॉट करती है तो सीधा 1 आता है और डिसिमिलर में 0 आता है, बिकॉज वहां पे cos 90 बन रहा होता है। ठीक है, तो मैं अगर फटाफट एक एप्लीकेशन दिखाऊं, लेट देयर बी 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, एंगल बन रहा है थीटा। मैं बोलूंगा, अगर मुझे बोला गया है ए डॉट बी करने, तो मैं करूंगा पहले वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू इंटू cos 60। ठीक है, तो पहले वाले वेक्टर की वैल्यू 4 इंटू 2 इंटू cos 60 होती है हाफ। मेरे आंसर आ गए भाई 4। यूनिट बताया ना, मैं यूनिट के बिना ही लिखूंगा, रादर यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। जो भी यूनिट है वो यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज जो भी यूनिट है वो यूनिट मैं लिख नहीं रहा हूं। रादर अगर ए और बी की यूनिट अलग अलग है तो ऑब्वियसली अलग यूनिट यहाँ पे इंटू होनी चाहिए। ठीक है,
तो दैट्स द डॉट प्रोडक्ट। मैं एक काम की चीज करता हूं, फिर फटाफट मैं इन्हें डॉट करने की ट्राई करता हूं। ओके, मुझे एक प्रॉब्लम मैंने स्किप किया था भाई, उससे पहले कंप्लीट कर लें। ओके ग्रेट, ये प्रॉब्लम था। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी इज W इक्वल्स टू F डॉट S। F डॉट S से दिया जाता है बच्चों। वेक्टर को दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो मैं बता दूं, अच्छा वो रहा, ये हुआ लेंथ और ये हुआ एंगल, ये हुआ वेक्टर इस तरफ और इस एंगल पर, या मैं उसे आई कैप जे कैप से रिप्रेजेंट करूं। असल में इसे कहते हैं अनरिजॉल्व फॉर्म और रिजॉल्व फॉर्म। वेक्टर के दो प्रेजेंटेशन, मैंने पहले ही बताया है, वेक्टर के दो प्रेजेंटेशन, अनरिजॉल्व फॉर्म एंड रिजॉल्व फॉर्म। अनरिजॉल्व फॉर्म का मतलब, मैंने अगर वेक्टर को ऐसे बताया कि अच्छा ये हुआ लंबाई इसका और ये हुआ एंगल 30 डिग्री, ये हुआ अनरिजॉल्व फॉर्म। मैं वही से बता दूं कि हाँ इस तरफ है और इस तरफ है, कितना इस तरफ 10 cos 30 और ये कितना है 10 sin 30, और मैं ऐसे ना लिख के राधा मैं तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करूं, अच्छा वेक्टर ए है 10 cos 30 along x मतलब i कैप, 10 sin 30 along y मतलब j कैप। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i कैप j कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मैं इसे कहता हूं रफली रिजॉल्व्ड फॉर्म। ये एक प्रेजेंटेशन हुआ i कैप j कैप में प्रेजेंट करना, और मैं ऐसे प्रेजेंट करूं तो ये कहेंगे अनरिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहां पे डॉट करने कहा गया है दो वेक्टर को। मुझे पता है मेरा जो फोर्स है ये रहा, ठीक है, और बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस हुई है, यहां से कहीं यहां डिस्प्लेस हुई है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने कितना वर्क करेंगे ये फाइंड करना है। ठीक है, मुझे पता है वर्क का फॉर्मूला है F ठीक है, ये J नहीं K होना चाहिए था लास्ट वाला। F डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां गए, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डॉट कर रहे हैं अपने, डॉट कैसे कर रहे हैं अपने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2i माइनस 3j माइनस के। राइट, हम लोग कहां गए, यहां से वहां गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल डॉट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे 2i, देखो यहां पे पहले सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ रहा है माइनस i माइनस 2j, और ये हो जाएगा बस खत्म, क्योंकि के कैंसिल हो गया, दोनों में के और माइनस के था। अब जो डॉट कर रहे हैं यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4, हम लोग सीख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है मतलब एक एक करके इनटू कर सकते हैं इस तरह। भाई i डॉट i, देखो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, 2i डॉट माइनस i, 2i डॉट 2j माइनस 2j, फिर 3j डॉट माइनस है, इस तरह कर सकते हैं। हम लोग ने सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव है, अभी थोड़े पहले पढ़ा था। ठीक है, तो भाई 2i डॉट माइनस i, माइनस साइन को साइड कर देते हैं, चाहे तो माइनस साइन को साइड कर दो, चाहो तो ले लो भाई 2i मतलब 2 इस तरफ और माइनस i मतलब इस तरफ, एंगल बनता है cos 180, वैसे कर सकते हो, और उतना माथापच्ची नहीं करना है। तो मुझे पता है i डॉट i होता है 1 और माइनस साइन रह गया तो माइनस 2, i डॉट j होता है 0, कहानी खत्म। चलो, j डॉट i होता है 0, कहानी खत्म, j डॉट j होता है 1 और 3 2 6 विथ अ माइनस साइन, माइनस 6, k डॉट i 0, k डॉट j 0, सिमिलर डॉट 1 देता है, डिसिमिलर डॉट 0 देता है। तो बच्चों ये हो गया -8 आंसर, -8 जूल। कैसे किए, बस आराम से डॉट कर दिए, i डॉट i 1, j डॉट j 1, तो 2 इंटू माइनस 1 तो -2 रह गया, i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, -2 इंटू 3 -6, k डॉट बाकी सब 0 होता है। तो इस तरह याद कर सकते हैं। फटाफट अपने एक आध और एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक आध एप्लीकेशन और कर लेते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2i प्लस j माइनस के एंड i माइनस के। तो बच्चों मुझे पता लगता है कि डॉट प्रोडक्ट का एक और काम है, एक और उपयोगिता है, एक और फायदेमंद चीज है इसका। देखो वेक्टर्स जब हम लोग रिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो इसमें हम लोग बताते नहीं कि एग्जैक्टली वेक्टर किस तरफ है, हम लोग बस तोड़ के बता रहे हैं कि अच्छा एक वेक्टर है, अगर मान लो हम लोग कहीं से कहीं डिस्प्लेस हुए हैं, हम लोग बोल सकते हैं अच्छा हम लोग 2 के अगर 2 चले अलॉन्ग x, फिर 1 चले अलॉन्ग y और 1 चले अलॉन्ग नेगेटिव z, तो जहां पहुंचेंगे वही मेरा नेट वेक्टर था। ठीक है,
इसके ऊपर हम लोग ने पीछे वाले वीडियोस में काफी सारी बातें की हैं, तो एक बार आप लोग देख सकते हो उस वाले वीडियो को, ठीक है ना। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है ये क्लियरली नहीं पता है हम लोग को, क्योंकि रिजॉल्व फॉर्म में वो एंगल पता नहीं लगता है। वो एंगल कैसे पता लगाएंगे, तो वो एंगल पता लगाने के लिए हम लोग देखते हैं दैट फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी वो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो भाई a डॉट बी में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, इस तरह से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। मुझे डॉट करना इन्हें आ गया है, मैंने पीछे वाले प्रॉब्लम बताया था i डॉट आई 1 होता है, तो मुझे खाली i को i से देखना चाहिए। मुझे i को j से k से करने पे मुझे पता है डॉट करने पे 0 ही आएगा। j को j से देखना है, j नहीं है मतलब j से 0 होने वाला है, k के संग k को देखना है, ठीक है। तो 2i डॉट i कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2, j डॉट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे j की बात ही नहीं करनी है। k डॉट के, हाँ 1 और माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। स्केलर प्रोडक्ट में वैल्यू पॉजिटिव, सिर्फ वैल्यू आती है, डॉट प्रोडक्ट है ना, सिर्फ वैल्यू आती है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा बिकॉज एंगल 90 डिग्री बन रही है, k डॉट k 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तुम सीधा देखो, बस k को k से मल्टीप्लाई करो, साइन को अलग से देखो, i को i से मल्टीप्लाई देखो, फिर साइन को अलग से देखो। बाई मॉड ऑफ ए, भैया इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में बात किया था, और समझ थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज भी करा है इस तरह से कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बिकॉज -1 नहीं, -1 हो या फिर 1 हो, स्क्वायर ही करेंगे यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। ये हो जाएगा √4 + 1 5 + 6। b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, b की वैल्यू होगी √1 + 1 मतलब √2, तो यहां लिखेंगे √6 × √2, ये हो गया cos थीटा। अब तुम्हें लग रहा है कि सर अब ये क्या हुआ, इसे ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ऑप्शन भी दिखेगा मैं ऐसे ही, cos इनवर्स ऑफ 3/√6 × √2 मतलब जो भी √12, सॉल्व कर सकते हैं इसे, और भी 12 को निकाल सकते हैं, कि बोल सकते हैं अच्छा 12 मतलब 4 × 3, तो 3/2√3, जो भी हम लोग को मतलब नहीं उतना, और सिंप्लीफाई कर दें, cos इनवर्स ऑफ बाहर निकला 2, नीचे √3, तो ऊपर आ जाएगा √3/2, है ना। √3/2 तुम्हें पता है एंगल क्या होता है ना, तुम्हें पता है cos इनवर्स ऑफ √3/2 या cos थीटा अगर √3/2 आ रहा है तो एंगल 30 डिग्री है, जो भी है। एक ऐसे को समय √12 मतलब बाहर निकल गया 2, अंदर रह गया √3, और जब √3 नीचे तो ऊपर लिख देंगे, रैशनलाइज करके ऊपर आ जाएगा √3, तो √3/2 मतलब एंगल कितना होता है 30 डिग्री, जो भी। If a vector is perpendicular to the vector this, then the value of alpha is, बच्चों ये एकदम याद कर लो ये तरह का प्रॉब्लम, जब भी दो वेक्टर बता दे परपेंडिकुलर होता है, दोनों का डॉट करने पर 0 आएगा, ये बड़ा काम का एक मेथड भी होता है। तो 2 4 8, 3 4 12, i को i से, j को j से, k को k से, +8 अल्फा इज 0। ये नियम है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 20/8 मतलब कितना हो गया 2.5 था, माइनस साइन, हाँ माइनस साइन, -2.5, समझ आ रहा है। 2 4 8, 3 4 12, 8 इंटू अल्फा, -20 इधर, -20/8 लगभग -2.5, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसे होमवर्क की तरह लेकर रखना है, और हम लोग इस पर डिस्कशन अगले वाले क्लास में करेंगे। सब फटाफट, ये नंबर 4 अभी मत करो, नंबर 1 2 3 फटाफट सब लोग होमवर्क ले लें, मैं इसे आने वाले दिनों में अगले वाले वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। और आज हम लोग इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। आई होप सबको सारी बातें बढ़िया समझ में आई होगी, और मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट आने वाला है वेक्टर प्रोडक्ट होने के बाद, और जो भी डाउट रहेगा वो आप लोग कमेंट में मुझे अलग से बता सकते हो। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।